नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी पर। मैं हूं ऋषभ महेंद्रू और आपके बीच आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। यूक्रेन से तनावपूर्ण माहौल के बीच चंबा के सरोल का रहने वाला युवक ध्रुव नरियाल सकुशल आज अपने घर पहुंच गया है। कुछ ही देर पहले सकुशल इसकी वापसी हुई है। अभी हमारे साथ मौजूद है ध्रुव नरियाल। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस लाइव और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि क्या कुछ इनको परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ा है। सबसे पहले ध्रुव नरियाल जी, आपका अपने वतन अपने घर लौटने पर बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी की ओर से। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियों के बीच आप रहे। जैसा कि 23 तारीख को अचानक सुबह पता लगा कि हालात बड़े तनावपूर्ण हो गए हैं, तो किस प्रकार की परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा। सबसे पहले काम आपने वो क्या किया जब आपको ये पता लगा कि हालात काफी खराब हो रहे हैं और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। जैसे कि हम 23 तारीख की सुबह उठे तो हमें पता लगा कि खारकिव में हमला हो गया। तो हमने सबसे पहले मॉल की तरफ गए, 10-15 दिनों का राशन इकट्ठा किया, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि अगले 10-15 दिनों में क्या होने वाला है। तो इसलिए हमने 10-15 दिनों का राशन इकट्ठा किया और अपने हॉस्टल की तरफ आ गए। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, आपके घर वाले भी चिंतित होते गए। यहाँ पर प्रशासन के पास भी पहुंचे, वापसी की गुहार भी प्रशासन के साथ लगाई। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल किए। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी में रहते थे और बॉर्डर से वो यूनिवर्सिटी कितनी दूर थी, और जब आपको ये आदेश हुए कि आपने बॉर्डर क्रॉस करना है तो आपको कैसा लगा, और किस प्रकार से आप किस परिस्थिति से वहां से गुजरे हैं उसके बारे में बताएं। जी, मैं उज़ग्रोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ। तो जैसे ही हमें पता लगा कि इवैक्यूएशन प्रोसेस सरकार द्वारा करी जा रही है, तो हमें अच्छा लगा सुनकर। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एम्बेसी ऑफ इंडिया के साथ कांटेक्ट किया और लिस्ट बनाई गई। तो फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आ गया। फर्स्ट ईयर करके, सेकेंड ईयर करके ऐसे लिस्ट बन रही थी, तो फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आ गया। तो हमने पैकिंग वगैरह कर ली, अपना सामान हॉस्टल के कैंपस में रख दिया और उसके बाद फिर हम रेडी हो गए बस में जाने के लिए। तो अगले दिन सुबह 5 बसेस थी हमारे हॉस्टल से, जो हमारी यूनिवर्सिटी और एम्बेसी ऑफ इंडिया ने मिलकर उनका वो किया था, प्रबंध किया था। फिर हम 4 बसेस हमारी पहले निकल गई, वो बॉर्डर पर रुक गई, क्योंकि बॉर्डर पर भी बहुत जाम लग रहा था। तो थोड़ी थोड़ी टाइमिंग के गैप में करके बसेस को भेजा जा रहा था। तो पहले 2 बसेस चली गई, उसके 2 घंटे बाद दूसरी 2 बसेस, फिर मेरी बस थी लास्ट 5th बस। तो मेरी बस 12 बजे के आसपास हॉस्टल से निकल गई। 2 बजे के आसपास हम बॉर्डर पर पहुंच गए। वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, पर हमारी बस पर इंडिया का फ्लैग लगा था, तो हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें अलग से रास्ता दिया गया। हम वहां पर पहुंचे तो हमारे पासपोर्ट और टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड ऑफ यूक्रेन, इमिग्रेशन चेक के लिए ले लिया गया। तो हमें वहां पर 2 घंटे का वेट करना पड़ा। उस जैसे फिर पासपोर्ट और टीआरसी मिल गए तो हमने अगले जहोनी बॉर्डर पर एमईए की टीम थी, वहाँ पर 4 to 5 मेंबर्स थे एमईए टीम के। तो उन्होंने हमें बस से उतारा। वहाँ पर हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप वगैरह लगी हंगरी बॉर्डर्स की, एंड देन वी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट बस। एंड उसके बाद 3.5 आवर्स की जर्नी थी बुडापेस्ट एयरपोर्ट तक। तो वहाँ पर तब हमारे साथ 2 एमईए के मेंबर्स हमारी बस में गए। उन्होंने बाकी जो पहली 4 बसेस थी वो जा चुकी थी, वहाँ पर बच्चे एयरपोर्ट पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। फिर 3.5 आवर्स की जर्नी के बाद हम एयरपोर्ट पर पहुँचे। तो वहाँ पर एमईए के और मेंबर्स थे, हमारा बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया। पानी डिनर और वाटर के साथ किया हमें। उसके बाद जल्द से जल्द हमारी चेकिंग और बोर्डिंग शुरू की गई। उसके बाद 15 मिनट का टाइम गैप था, हमने डिनर किया। उसके बाद हम फ्लाइट में बैठ गए। फ्लाइट में एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, बहुत सही था, 7.5 आवर्स की फ़्लाइट थी। हम 2 बजे फ़्लाइट में बैठ चुके थे और सुबह 27 की सुबह 9 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई। वहाँ पर भी हमारे बोर्डिंग वगैरह हो गई, सब कुछ चेकिंग वगैरह हुई। उसके बाद वहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से सुनील चौहान जी को अपॉइंट किया गया था, जो भी यूक्रेन से बच्चे आ रहे थे उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए। तो हमने देख लिया, हम अपना बैगेज लेने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर हेल्प डेस्क हिमाचल प्रदेश करके वो खड़े थे। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हमारे एड्रेस वगैरह लिए, हमारा बैगेज वगैरह लेने में हेल्प की। फिर वहाँ से उनकी ऑफिशियल्स की गाड़ी में हम हिमाचल भवन तक आए।
उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट करवाया। 4 to 5 आवर्स का ब्रेक था हमारी बस का, शाम को 6 बजे बस थी, तो हमें रूम प्रोवाइड किया गया, हमने वहाँ रेस्ट किया। उसके बाद वो हमें ISBT दिल्ली तक बस स्टॉप तक छोड़ने आए। जब तक हम बस में नहीं बैठे वो वहीं पर थे, जब हमारी बस चल पड़ी तो फिर वो चले गए। आज सुबह हम 9 बजे पहुंचे हैं। तो बस मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का, HP गवर्नमेंट का, और MEA के जितने भी ऑफिशियल मेंबर इवैक्यूएशन प्रोसेस में थे, सुनील चौहान जी का, मेरे कंसल्टेंट हितेश भैया का स्पेशली, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। घर वालों को भी वो मतलब कांटेक्ट में रहे कि इतनी टेंशन मत लो, बच्चे आ जाएंगे। तो बस फिर जैसे कि आपने कहा कि लगभग 2 घंटे आपको अपनी यूनिवर्सिटी से हंगरी बॉर्डर पहुंचने में लगे, तो उन 2 घंटों का जो आपका सफर था वो कैसा था, कि किस प्रकार का माहौल आपको बाहर देखने को मिला, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिनों से यूनिवर्सिटी में ही बंद थे। तो बाहर निकलकर आपने क्या क्या माहौल देखा, और भारतीय नागरिक होने का आपको कब गर्व महसूस हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा आपका अनुभव जानना चाहेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहता था कि वहाँ पर जहाँ पर हम रहते थे उस ग्रोथ में, तो वहाँ पर रात को 7 बजे से सुबह 9 बजे तक का कर्फ्यू लग चुका था। तो जो भी बंदे थे सुबह बाहर निकलने की वो थे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूक्रेनियंस भी बॉर्डर्स की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनको भी सेफ फील नहीं हो रहा था वहाँ पर। तो हम भी गए, तो हमारी बसेस तो वहाँ पर थी, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, तो यूक्रेनियंस को ज़्यादा टाइम लग रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी में बाकी कंट्रीज़ के भी बच्चे थे, पर उनकी एम्बेसी उनका कोई हेल्प नहीं कर रही थी। उनको खुद टैक्सी लेकर बॉर्डर तक जाना पड़ रहा था। वहाँ पर भी उनको बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ी। कुछ बच्चे जा पा रहे थे, कुछ वापस हटा रहे थे यूनिवर्सिटी तक। हम भी गए, टेंशन थी बस में, पर सेफ फीलिंग थी, क्योंकि हमारे साथ इंडियन बंदे थे वहाँ पर, तो बस फिर इसलिए। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, कुछ कॉलेजेस की, कि वहाँ पर खाने को नहीं मिल रहा है या कुछ बर्ताव अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। आपके वहाँ पर, आपकी यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के हालात हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में सब कुछ नॉर्मल था, खाने का भी स्टॉक था, मैस नॉर्मल वर्क करी थी। पूरी टीम उस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जो भी इंडियन वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं हमारे, अमरीक सर, अभी भैया, बलकरन भैया, सभी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अगर वॉर की ज़्यादा सिचुएशन भी आ जाती तब भी मैस में 1 to 1.5 मंथ का स्टॉक पड़ा था कि वो 500 बच्चों को खाना खिला सके। घर वालों के साथ किस प्रकार से संपर्क कर रहे थे, वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ क्षेत्रों से वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि आपको नीचे मतलब उसमें रखना पड़ रहा है, ग्राउंड फ्लोर में, बंकर्स में। तो आपके वहाँ पर यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के हालात हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में तो बंकर्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल थी। पर खारकीव की साइड, वहाँ पर बच्चों को यूनिवर्सिटी से शिफ्ट कर दिया गया था बंकर्स में। वहाँ पर मेट्रो स्टेशन वगैरह जो भी थे नीचे, वहाँ पर बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पर उनको खाना आ रहा था, पर वो भी लिमिटेड अमाउंट में। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं था। परिजनों से इस बीच किस प्रकार संपर्क हुआ? क्या कुछ समय रहता था, क्योंकि हर कोई चिंतित था, चाहे वो परिजन हो, चाहे आपके दोस्त मित्र हो। किस प्रकार से आप उनसे संपर्क कर पा रहे थे? और क्या कोई कभी ऐसी कठिनाई आई कि मोबाइल बंद हो गया या सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, कुछ ऐसा वहां पर हुआ हो? परिजनों से तो व्हाट्सएप के माध्यम से बात हो पा रही थी, वीडियो कॉल। यूक्रेन और इंडिया का 3.5 आवर्स का गैप था, पर फिर भी सुबह 6 बजे से कॉल आ रही थी परिजन्स की, शाम को 11 बजे तक बात हो रही थी। और नेटवर्क इश्यूज तो आ रहे थे, पर इतने नहीं थे कि जैमर्स वगैरह लगे थे। नॉर्मल कॉल हो पा रही थी। अभी आपके यूनिवर्सिटी में कितने और भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हैं? कुछ ऐसा अगर आंकड़ा है आपके पास? अभी तो हमारी यूनिवर्सिटी से 250 बच्चे तो आ चुके हैं। उसके बाद और दो बैच 250 बच्चों का आ चुका है, जिनकी आज सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है। एक बैच तो बैठ चुके हैं फ़्लाइट में, एंड नेक्स्ट बैच शायद शाम को 6 बजे की फ़्लाइट है। उसके बाद शायद 500-600 बच्चे और हैं। इवैक्यूएशन प्रेस लगातार जारी है, या बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ी वहां पे? इवैक्यूएशन प्रोसेस तो लगातार जारी है, पर प्रॉब्लम्स तो बॉर्डर्स पर फेस करने पड़ रही है, क्योंकि हमारा पासपोर्ट चेक इन वगैरह 2 आवर्स में हो गया था, और जो हमारे बाद वाला बैच था उनमें उनको 7 घंटे का वेट करना पड़ा था बॉर्डर पे। जिस वजह से जब वो बॉर्डर से बुडापेस्ट एयरपोर्ट तक गए, तो वहाँ पर भी उनकी फ़्लाइट 4 घंटे डिले होगी।
काफी आपको दिक्कतों का, जैसे आपने बोला, सामना करना पड़ा, और काफी ऐसे आपके मित्र हैं जो अभी तक वहां फंसे हैं, तो उनके साथ आपका कोई संपर्क ऐसा हो पा रहा है, या आपने उनको कुछ जब आप घर पहुंचे तो आपकी उनके साथ कोई बातचीत हुई, आपने कुछ उनको बताया हो कि किस प्रकार से, किस व्यवस्था से आपको गुजरना पड़ेगा? उनसे बात हो पा रही है, सीनियर्स हैं हमारे जो वहाँ पर फंसे हैं, तो उनसे रेगुलर बात हो पा रही थी, जितने जब तक उनका नेटवर्क आ रहा था। तो मैंने जो भी यहाँ पर हुआ, जैसे जैसे हम एयरपोर्ट तक पहुँचे बुडापेस्ट के, वहाँ से आगे एयर इंडिया में ट्रैवल किया, कितने घंटे की फ़्लाइट थी, फिर एयरपोर्ट आकर हिमाचल गवर्नमेंट कैसे वो कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है सब कुछ, वो सब कुछ बता दिया उनको। तो इसलिए वो इतने टेंस सिचुएशन में नहीं है। अगर उनको 7 घंटे का वेट भी करना पड़ रहा है, पर वो पेशेंस है कि इन्वायरमेंट उनको ले जाएगी। आखिरी सवाल, कैसा लग रहा है चंबा वापस पहुंचकर, अपने घर वापस पहुंचकर, अपने घर में आपको अब चैन की नींद आएगी? आपको कैसा लग रहा है? चंबा का तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर में तो सबको ही अच्छा लगता है, पर इस सिचुएशन में तो और भी अच्छा लग रहा है। तो बस मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। हमारे साथ ध्रुव की माता जी भी मौजूद हैं। 2 शब्द उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि उन्हें किस प्रकार, कैसा लग रहा है। उनका बेटा काफी तनावपूर्ण माहौल के बीच अब घर लौटा है। मैडम, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम इंडियन गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट और बाकी ऑफिशियल्स, प्रशासन, सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो हमारे कंसल्टेंट थे हितेश चौहान जी, उन्होंने भी एंड तक हमारा साथ दिया, बच्चों के घर पहुंचने तक। तो लगभग 3 या 4 दिन मान के चलें, ऐसा माहौल था जब वहां पर काफी तनाव था। आपकी बातचीत भी लगातार अपने बेटे के साथ हो रही थी। किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको भी यहाँ पर चैन की नींद उस समय आ रही होगी। नहीं, वो तो नहीं आ रही थी, वो तो हम टेंस थे। जब तक ये बस पे बैठ के बॉर्डर क्रॉस न कर गए तब तक तो टेंशन ही थी। जब ये बस में 2 घंटे का, जैसे इन्होंने बताया कि हमने सफर तय किया बॉर्डर में पहुंचने का, तो जब ये बस में थे आपने लगातार इससे संपर्क तो जरूर किया होगा? हाँ जी, किया लगातार। वो तो संपर्क में ही रहे हम, बीच में कभी नहीं चला फोन। बाकी तो धन्यवाद मैडम। तो ये थे ध्रुव नरियाल जी, जो कि सकुशल काफी तनावपूर्ण माहौल के बीच में, काफी कठिन परिस्थितियों से के बीच से गुजरते हुए आज अपने घर चंबा शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत सरोल में आ पहुंचे हैं। और इनके साथ कई ऐसे इनके मित्र थे जो कि अभी शायद आज या कल में संभावित है कि वो भी अब अपने वतन वापस लौट रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिला चंबा के कुल 11 बच्चे यहाँ पर ऐसे थे जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे। इनमें से 4 बच्चे इस तनावपूर्ण माहौल से पहले ही चंबा पहुंच गए थे, जबकि 7 बच्चे अभी भी फंसे हुए थे। इनमें से 2 बच्चे, ध्रुव नरियाल सहित 2 बच्चे आज चंबा पहुंच चुके हैं, और अभी भी 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि वतन वापसी की राह के लिए या तो कहीं ना कहीं रास्ते में हैं, या फिर वापसी के लिए अपनी अभी भी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से यही कामना करेंगे कि जितने भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, चाहे वो भारतीय हैं या किसी भी अन्य देश के हैं, सभी सकुशल अपने घर पहुंचे और अपने अभिभावकों के साथ मिलें, अपने अभिभावकों के साथ बैठकर चैन की नींद सोएं, वहां पर चैन से रहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपके बीच जल्द ही आएंगे जिला चंबा की अन्य लाइव अपडेट्स के साथ। लाइव टाइम्स टीवी को यूं ही अपना प्यार देते रहिएगा और इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।